द्वारा आप सभी के समक्ष अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत, अवेयरनेस कार्यक्रम के अंतर्गत, जन जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इमोशनल डिमांड्स ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स ड्यूरिंग कोविड-19। आज का यह विषय विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं की उन भावनाओं के समन्वित रूप को स्थापित करने की, भावों को दृश्यगत रखते हुए कैसे मनोभावों को जांचा जाए, कैसे इमोशन को समझा जाए, कैसे मेरे प्यारे विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं की भावनाओं को समझ करके और उस समझ के अनुसार क्रिया की प्रतिक्रिया प्रदान की जाए। हमारा सुअवसर है कि आज हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय श्रीमती प्रगति पांडे मैम, असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी, CRC लखनऊ, पोस्टेड एट NIMHR सीहोर, मध्य प्रदेश, हमारे बीच आज जुड़ रही हैं और आज के इस बहुमहत्वपूर्ण विषय पे आधारित उनका विषय विशेषज्ञता प्रदर्शन वक्तव्य हम सभी को प्राप्त होगा और निश्चित ही हम इस कोविड-19 की द्वितीय एरा में कैसे अपने बालकों को, बालिकाओं को समझें और समझ के अनुसार कैसे हम उनसे व्यवहार करें, इस पर आज हम सभी का विशेष मंथन, चिंतन और मनन होगा। CRC लखनऊ निरंतर अपनी रचनात्मक गतिविधियों को आप सभी के समक्ष पूर्णता के भाव से समाज में दिव्यांगजनों के उच्चतम सामाजिक मूल्यों की स्थापना, सामाजिक समावेशन और सामाजिक सशक्तिकरण की भावनाओं के साथ आप सभी के समक्ष निरंतर रचनात्मक गतिविधियों को रख रहा है। हमारा लक्ष्य दिव्यांग बालक एवं बालिकाओं की उन्नता, श्रेष्ठता और बौद्धिक सशक्तिकरण, शारीरिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण तथा समाज में उन्हें इंडिविजुअल आइडेंटिटी, व्यक्तिगत पहचान प्रदान करने हेतु एक सहयोगी प्रकल्प प्रदान करना है। हमारी सेवाएं ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों मोड में प्रदान की जा रही हैं। कोविड-19 की एरा में हमने अपनी सेवाओं को ऑनलाइन मोड में अधिकतम प्रदान करना प्रारंभ किया, जिस हेतु हमारी समस्त डिपार्टमेंट के संपर्क नंबरों को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया गया और आप सभी उससे जुड़ करके अपनी अपनी आवश्यकताओं के अंतर्गत सेवाएं प्राप्त किए। अब जैसे जैसे स्थितियां सामान्य होती जा रही हैं, वैसे वैसे हमारी सेवाओं का जो विस्तार है वह ऑफलाइन मोड की तरफ भी अग्रसित होने को तत्पर और तैयार है। वास्तविक परिस्थिति को भांपते हुए और परिस्थितियों को ज्ञात करते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो मांग है बौद्धिकता की श्रेष्ठता है, विद्यार्थियों की श्रेष्ठता है और जन जागरूकता के भाव को स्थापित करने हेतु आज का यह कार्यक्रम उसी कड़ी में आपके बीच रखा गया है। इस बात की परम आवश्यकता है कि हम चिंतन, मनन और पठन पाठन को श्रेष्ठवत आगे बढ़ाएं और बढ़ाने के साथ साथ एक दूसरे से सामाजिक उत्थान हेतु भावों को प्राप्त करें, भावों को प्रदान करें। मनोभावों का आदान प्रदान ही एक दूसरे की श्रेष्ठता में निर्देशन प्रदान करने की क्रिया को सहज, सरल और सुचारू बनाता है।
वैसे तो मैम इस पर अपनी विशेषज्ञता आज हमारे बीच आपके बीच रखेंगे, लेकिन मैनेजिंग बिहेवियर की अगर बात की जा रही है, अगर व्यवहारिक पक्ष की बात की जा रही है, तो हमें उन बालकों के मन स्थिति को जांचना, देखना और समझना होगा। आज की हमारी मुख्य वक्ता आदरणीय प्रगति पांडे मैम हमसे जुड़ चुके हैं। मैम को मैं सादर प्रणाम करता हूं और मैम से निवेदन करूंगा कि कृपया एक बार मैम अपना वीडियो और वॉइस क्लियर कर ले। मैम हेलो, हाँ नागेश जी, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? सादर प्रणाम मैम, सादर प्रणाम। हाँ हाँ आपकी जी, तरफ से नमस्ते। क्लियरेंस और मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी मैम, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट पहुंच पा रही है। सीआरसी लखनऊ का यह पटल जो आपके ही आशीर्वचन से ऑनलाइन मोड में निरंतर आगे बढ़ने हेतु प्रेरणा प्राप्त कर रहा है। मेरे सभी प्रतिभागी इस बात से पूर्ण परिचित है, फिर भी मैं बताना चाहूंगा, आदरणीय मैम हम लोगों की कुशल निर्देशिका के रूप में सीआरसी लखनऊ को निरंतर पिछले 5 सालों से सशोत भाव प्रदान करने के लिए अपना निर्देशन ससमय पर हम लोगों को प्रदान करती रही हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि आपकी विशेषज्ञता हमारे सभी प्रतिभागियों तक और सीआरसी लखनऊ के इस पटल पर पुनः मिलेगी, जिससे हमारे सभी प्रतिभागियों के आज के विषय अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इमोशनल डिमांड्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड ड्यूरिंग कोविड-19, इस कोविड-19 की द्वितीय एरा में कैसे हम अपने विशेष आवश्यकता वाले बेटे और बेटियों की उन भावनाओं को समझ सके, उन इमोशन को समझ सकें, जिसको समझ करके हमें उनकी क्रिया पर अनुक्रिया प्रदान करनी है, हमें प्रतिक्रिया प्रदान करनी है, इसको हमें ध्यान रखना है। तो मैम का इस कार्यक्रम में जुड़कर और प्रथम पायदान पर मैं नागेश पांडे सबसे छोटा छात्र और इस संस्थान का सबसे छोटा कर्मचारी सादर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम 12 बजे से तय समय है और विधिवत हमारा कार्यक्रम आगे की तरफ बढ़ेगा। मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं हमारे पाठ्यक्रम समन्वयक श्री राजीव रंजन सर आए और आज की हमारे मुख्य आतिथ्य को प्राप्त मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित आदरणीय प्रगति पांडे मैम का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करें तथा कार्यक्रम में अपनी विशेषज्ञता रखने हेतु आदरणीय राजीव रंजन सर। Thank you, sir. Namaskar, sir, and thank you for welcoming me on this program. I would like to welcome all the participants and our own colleague, श्रीमती प्रगति पांडे मैडम जी, आपका सादर अभिनंदन और स्वागत है इस प्रोग्राम में। अब मैं क्या बताऊं कि आप हमारे यहाँ होते हुए भी मेरे को बोलना पड़ रहा है बाहर से। नहीं, मैं वही नागेश जी को मैं बोल रही थी कि आप लोग स्वागत मत करिए मेरा, क्योंकि मैं आप लोगों की सीआरसी का हिस्सा हूँ। नो प्रॉब्लम मैडम, है ना? सर एक्चुअली कुछ बिजी हैं हमारे निदेशक महोदय, तो मंत्रालय के तरफ से, अपने डिपार्टमेंट के तरफ से, अपने सीआरसी परिवार के तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है मैडम। हम सारे पार्टिसिपेंट्स का स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में हमारे जो भी श्रोतागण जुड़े हुए हैं हमसे, वो आज साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कैसे कोविड-19 के ऊपर पड़े और उसका निवारण किस तरह से होगा, प्रगति पांडे मैडम बेहतर बताएंगे। इसी के साथ ही मैं आपका अगेन स्वागत करता हूं और इसी के साथ नागेश जी, इट्स ओवर टू यू। थैंक यू मैडम, आई वेलकम यू ऑल। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हम लोग एक प्रखर वक्ता, विदुषी और अपने विषय को विशेषज्ञता के धारित क्रम में रखने वाली आदरणीय प्रगति मैम को सुनेंगे। मैं सादर आमंत्रित करता हूं, मैम आए और आज के विषय पर अपनी विशेषज्ञता, अपने भाव, अपने विचार हमारे सभी प्रतिभागियों के बीच रखें। आदरणीय मैम, सादर स्वागत है। धन्यवाद नागेश जी। और आप सभी जो ऑडियंस हैं इसके,
मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा हिंदी ही यूज करूं, लेकिन अगर कोई बीच में टर्म आता है इंग्लिश का और आप लोगों की समझ में ना आए उसको, तो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कोई टेक्निकल टर्म है उसको हम सेशन के एंड में हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो हमारे आदरणीय निदेशक महोदय और राजीव सर, हमारे सीआरसी के और कलीग्स जो हमारे इस प्रोग्राम में हैं, और जो मॉडरेटर है नागेश जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया। और मेरे लिए कभी भी इतनी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सीआरसी का ही हिस्सा हूँ। हाँ, ज्योग्राफिकली हम लोग डिस्टेंट हैं क्योंकि अभी मेरी पोस्टिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन में है। तो अब हम लोग सीधे आज के टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि अगर टॉपिक को अगर हम देखें तो काफी बड़ा टॉपिक है, उसके लिए शायद 1 घंटे का समय हमारे लिए कम है, इसलिए और उसमें भी शायद 10 मिनट हम लोग डिस्कशन के लिए देंगे। तो मैं कोशिश करूंगी कि इसको 30 से 40 मिनट में सीमित करूं ताकि डिस्कशन के लिए हमारे पास ज्यादा से ज्यादा समय रहे। आज का जो ये टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग द इमोशनल डिमांड ऑफ चिल्ड्रंस विथ स्पेशल नीड्स, है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर करूंगी कि अगले 30-40 मिनट में हम लोग किन किन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। मैं आप लोगों को क्या क्या चीजें बताऊंगी और कोशिश करूंगी कि आप लोगों को उदाहरण के दे करके उन चीजों को समझाऊं ताकि क्लियर हो पाए ये चीजें, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर। सभी जो पेरेंट हैं या स्पेशल एजुकेटर्स हैं या रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं, इस समय इस समस्या से जूझ रहे हैं, जो बिहेवियरल और इमोशनल इश्यूज हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के। तो सबसे पहले तो ये है कि हम लोग ये समझेंगे कि स्पेशल नीड्स के बच्चों की मीनिंग क्या है ना। क्योंकि आमतौर पर हम लोग केवल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ जो चिल्ड्रन होते हैं, हम उनके लिए बहुत फ्रीक्वेंटली ये जो है इस शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं इनके लिए। लेकिन ये काफी वृहद टर्म है, तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इन टोटलिटी, है ना। दूसरा ये है कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे पहचाने कि किसी बच्चे के अंदर भावनात्मक समस्या आ रही है, क्योंकि बहुत बार उनकी व्यवहारिक समस्याएं हम उनकी डिसेबिलिटी का हिस्सा मान लेते हैं। उनकी जो पहले से एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या कोई और तरह की डिसेबिलिटी है, हम ये मान लेते हैं कि उस डिसेबिलिटी का ये हिस्सा है, पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन हम उसको अलग से नहीं देख पाते हैं, ताकि उसके लिए अलग से हम लोग कोई कोशिश करें उसको ठीक करने के लिए। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि डिसेबिलिटी से वो कैसे डिफरेंट है जुड़े होते हुए भी, ताकि हम उसको पहचान कर और समय पर उसका जो है निराकरण कर सकें। तीसरा जो एक ऑब्जेक्टिव है जो हम लोग इस अगले जो है 30-40 मिनट में, जिसको मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग को बेहतर तरीके से बताऊं, वो ये है कि कैसे हम डिफरेंशिएट करें कि कौन सी प्रॉब्लम बिहेवियरल इशू है और कौन सी प्रॉब्लम इमोशनल या मेंटल हेल्थ इशू है ना। आमतौर पर ये दोनों हम, आप कह सकते हो कि पर्यायवाची की तरह यूज करते हैं, व्यवहारिक समस्याएं और भावनात्मक समस्याओं को। कुछ डिफरेंसेस जिसको जानने लिए स्पेशल एजुकेटर भी बहुत जरूरी है, एज अ रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल जरूरी है, और एज अ पेरेंट भी आपके लिए जरूरी है ना। या आपके घर में कोई बच्चा है जिसके केयर गिवर हैं आप। लास्ट में जो है हम लोग जानेंगे कि हम मैनेज कैसे करें, ठीक है। तो मैं आपको कुछ टिप्स, स्पेशली मैं पेरेंट्स को कुछ टिप्स दूंगी जिससे कि आप बेहतर तरीके से, आपको हेल्प मिलेगी, है ना। आप पेरेंट हैं, आप शायद बेहतर समझते हैं इसको कि आपको अपने बच्चे को कैसे मैनेज करना है और उसकी इंडिविजुअल नीड्स क्या है। फिर भी हम लोग कुछ चीजों को फिर से दोहराने की कोशिश करेंगे ताकि आप उसको यूज करें और आपकी जो समस्याएं हैं उसका निराकरण आप स्वयं अपने घर पर इस समय पेंडेमिक की सिचुएशन में कर पाए। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि CWSN की जो आप CWSN अगर मैं वर्ड यूज करती हूँ तो आप ये समझिएगा कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है। तो ये जो विशेष आवश्यकता के बच्चे हैं, इनकी मीनिंग क्या है, किन्हें हम कहते हैं कि विशेष आवश्यकता। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या बौद्धिक अक्षमता के साथ जो बच्चे होते हैं, उनको तो हम मानते ही हैं कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है।
बट जब आप इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे ना कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी आवश्यकताएं कुछ विशेष हैं, एक सामान्य बच्चे से अलग है ना, तो उन सभी को हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स मानते हैं। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, अगर मान लीजिए कि हम मेडिकल सेटिंग की बात करते हैं, है ना, चिकित्सकीय जो स्थिति है उसमें बात करते हैं, तो कैंसर, जिस बच्चे को कैंसर है वो चिल्ड्रन विद या चाइल्ड विद स्पेशल नीड होगा। जिस बच्चे को हीमोफीलिया है, जिसको कंसिस्टेंट केयर की जरूरत है, वो जो है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड होगा। या कोई भी ऐसे डाइटरी मॉडिफिकेशन की जरूरत है, उसके खान पान में कुछ विशेष ऐसी चीजें हैं जिससे वो एलर्जिक है या उसको नहीं देनी चाहिए, तो वो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड होगा। कोई बच्चा डायबिटिक है या किसी को कोई रीनल प्रॉब्लम या किडनी से संबंधित समस्याएं हैं, वो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होगा। तो जब मैं यहाँ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की बात कर रही हूँ तो हम सभी रेफरेंस में बात कर रहे हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। चाहे वो मेडिकल सेटिंग है, रिहैबिलिटेशन सेटिंग की अगर हम बात करते हैं तो जो ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होंगे वो चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ऑटिज्म की डायग्नोसिस जिनके साथ में है, प्लस डाउन सिंड्रोम का बच्चा है, या कोई और तरह का अगर सिंड्रोम या विशेष कंडीशन है ना, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम या इस तरह की हैं अगर, तो उसको हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो हम रिहैबिलिटेशन सेटिंग में स्पेशली जिन बच्चों में हम भावनात्मक और समस्याएं देखते हैं और इमोशनल इश्यूज देखते हैं, वो है चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज और चिल्ड्रन विद लर्निंग इश्यूज, है ना, लर्निंग डिफिकल्टीज जिनके अंदर होती हैं। उसके अलावा हर तरह के जो आप कह सकते हो कि प्रत्येक प्रकार की जो डिसेबिलिटी हो, किसी भी तरह की, मतलब जो 21 तरह की जो कैटेगरीज बताई गई हैं हमारे जो नए RPWD एक्ट में, उन सभी से संबंधित जो डिसेबिलिटी है उन सबको हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स मानते हैं। इसके अलावा जो है अगर हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ सेटिंग, है ना, मैंने कहा ना कि बिहेवियरल इश्यूज और मेंटल हेल्थ सेटिंग थोड़ा डिफरेंट है। अगर हम मेंटल हेल्थ सेटिंग की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ सेटिंग में हम किसको मानते हैं कि वो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है। तो मेंटल हेल्थ सेटिंग में किसी बच्चे को अगर एंजाइटी है, घबराहट की समस्या है, अगर किसी बच्चे को चाइल्डहुड OCD, है ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की समस्या है, डिप्रेशन या अवसाद की किसी को समस्या है, या फोबिया है, उसको जरूरत से ज्यादा डर की, अगर किसी खास चीज से डर की समस्या है, उसको हम लोग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड मानते हैं। या अटेंशन डेफिसिट या हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी के इश्यूज हैं अगर, तो उसको एपिलेप्सी की वजह से कुछ इमोशनल इश्यूज आ रहे हैं, उसको तो हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड मानते हैं, है ना। तो अलग अलग सेटिंग में आप मान सकते हैं कि उदाहरण बदल जाते हैं, बट सिंपली अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो कोई भी ऐसा बच्चा जिसको विशेष किसी तरह की आवश्यकता है जो एक सामान्य बच्चे से अलग है, उन सभी को हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स मानते हैं। तो जो आगे मैं बात करूंगी वो इन सभी के परिप्रेक्ष्य में होगा। हाँ, ये जरूर है कि रिहैबिलिटेशन और मेंटल हेल्थ सेटिंग में जिन बच्चों की बात कर रहे हैं उनको फोकस करके हम ज्यादा बात करेंगे। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की जो मैं बात कर रही थी कि इन बिहेवियरल और इमोशनल इश्यूज को जो है ये बिहेवियरल या इमोशनल या मेंटल हेल्थ इश्यूज है ना। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को एक डेफिनेशन या आप कह सकते हैं कि डिफरेंशिएट करना, आप चाहे तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं कि हम कैसे इनके अंतर को समझें कि व्यवहारिक समस्याएं क्या है और बच्चे के अंदर मानसिक समस्याएं क्या है। ये संभव हो सकता है कि बच्चे के अंदर व्यवहारिक और मानसिक समस्याएं दोनों ही मौजूद हो, या ये भी संभव हो सकता है कि किसी मानसिक समस्या की वजह से, किसी मानसिक समस्या का, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का मैनिफेस्टेशन जो है वो व्यवहारिक समस्या के तौर पर हो रहा है, बिहेवियरल इश्यूज के तौर पर वो हमारे सामने आ रहा है। लेकिन इन दोनों में कुछ माइनर डिफरेंसेस है। अगर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स की हम बात करते हैं तो हम देखेंगे कि हम उनके
सॉल्यूशंस जो है, डिफरेंट बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स जो होती हैं हमारे सामने, हमको मिल जा रहे हैं वो, ठीक है। हम चाहे वो टीचर हो या पेरेंट हो, वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं या कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं उन बिहेवियरल इश्यूज को मैनेज करने के लिए। कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन होता है उनके पास। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देकर बताऊं कि अगर मान लीजिए कि बच्चे को थूकने की आदत है, स्पिटिंग की, जगह जगह बार बार थूकने की उसको आदत है, तो हम क्या करते हैं कि हम हैबिट रिवर्सल टेक्निक यूज करते हैं और उस व्यवहार की जगह हम उसको कुछ चबाने के लिए या उसके उसी पर्टिकुलर जॉ मूवमेंट को या माउथ को आप कह सकते हो कि यूज करते हुए कोई डिफरेंट टेक्निक, डिफरेंट चीज हम उसको प्रोवाइड करते हैं ताकि वो थूकने की जगह ये काम करे, वो डिस्ट्रैक्ट हो उस चीज से, साथ में हम उसकी हैबिट को रिवर्स कर सके। तो ये बिहेवियरल इश्यूज या व्यवहारिक समस्याओं का एक उदाहरण हुआ। जब हम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम या मानसिक समस्याओं की या प्योरली इमोशनल जो इश्यूज होते हैं उनकी अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि मेंटल हेल्थ है क्या। तो मेंटल हेल्थ अगर हम सिंपली उसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो वो सेंस ऑफ वेल बीइंग इन माइंड है। हमारे मन में, हमारे दिमाग में जो एक शांति हमें महसूस होती है, किसी तरह की कोई परेशानी हमें नहीं महसूस हो रही है, वो वेल बीइंग की जो फीलिंग है कि हाँ हम ठीक हैं, ये चीज जो है मेंटल हेल्थ होता है। तो इससे रिलेटेड अगर इश्यूज आ रहे हैं और ये बियॉन्ड जो है बिहेवियर मॉडिफिकेशन होते हैं, यानी कि मॉडिफाइंग टेक्निक से हम इनको ठीक नहीं कर सकते हो, इनके लिए स्पेशल क्लिनिकल अटेंशन की आवश्यकता हो या कई बार मेडिकेशन की भी जरूरत होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल अगर आपको दूं कि एक बच्चा है और अगर वो दुखी महसूस कर रहा है, उसको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, वो बाहर नहीं जाना चाह रहा है, अपने दोस्तों से नहीं मिलना चाह रहा है, तो ये उसके अंदर अवसाद के या डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। तो ये एक मानसिक समस्या है। इसको मैम आपका माइक म्यूट हो गया है। मैम माइक म्यूट है। हाँ, अच्छा, तो कहाँ तक सुना था आप लोगों ने? बस शायद रिसेंटली ही just म्यूट one. हुआ होगा। अच्छा, ठीक है, बस ठीक है, थैंक यू राजेश जी। तो हम ये मानकर चलते हैं कि ये डिप्रेशन की समस्या है और किसी भी मॉडिफिकेशन टेक्निक से, हैबिट रिवर्सल टेक्निक से, डिस्ट्रैक्शन से या बिहेवियरल इश्यूज को जो डील करने वाली टेक्निक है उससे ये ठीक नहीं होगा। हमें इसके लिए स्पेसिफिक इंटरवेंशन की आवश्यकता होगी और हो सकता है कि आवश्यकता हमें दवाइयों की भी पड़े। तो ये एक, आप कह सकते हो कि एक सरफेस लेवल पर मैंने आप लोगों को अंतर बताया है ताकि आप जो है प्राइमा फेसी एक नजर में आप पहचान सके कि क्या व्यवहारिक समस्या है और क्या मानसिक समस्या है। और अब हम लोग सीधा सीधा इस अंतर को बताते हुए मैं सीधा जो है एक्सक्यूज मी, सीधा जो है हम लोग आ जाएंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें बिहेवियरल एंड इमोशनल इश्यूज को। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए जानना आवश्यक होगा कि कौन कौन सी समस्याएं जो है व्यवहारिक और मानसिक समस्याएं होती हैं, उसको हम जान लें। जैसे कि अगर बच्चा एकाग्रचित होकर के कोई कार्य नहीं कर पा रहा है तो ये एक मानसिक समस्या है। चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, वो कोई भी काम कर रहा है, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, इवन अगर एकाग्र होकर एक जगह पर वो किसी एक खेल को खेल नहीं पा रहा है, आप उसको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो लेकिन वो इतना भी ध्यान नहीं दे पा रहा है कि आपकी 2 या 3 लाइन की इंस्ट्रक्शंस को वो सुने और उसको वो फॉलो कर पाए, उसकी अटेंशन कैपेसिटी भी नहीं है, तो ये एक व्यवहारिक समस्या जो है। इसके अलावा हाइपर एक्टिविटी, बच्चा एक स्थान पर जो है वो बैठ नहीं पा रहा है। अब इसमें चिल्ड्रन विद जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उनके अंदर भी ये समस्या हो सकती है, जिनके अंदर लर्निंग प्रॉब्लम्स है उनके अंदर भी ये समस्या हो सकती है। तो ये लक्षण आपको कई सारी समस्याओं में दिख सकते हैं, लेकिन आपको लक्षणों को पहचानना है ताकि आप उसका इंटरवेंशन कर सकें, है ना। ऑटिज्म के बच्चों में भी हाइपर एक्टिविटी की बहुत बार समस्याएं देखी जाती है, मैक्सिमम बच्चों में देखी जाती है। तो एक जगह एकाग्रचित होकर के वो नहीं कर पा रहा है कोई काम और साथ ही में एक जगह बैठना उसके लिए मुश्किल हो रहा है ना। अब बहुत ये होता है कि 3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल की उम्र तक हम पहचान ही नहीं पाते हैं कि अटेंशन डेफिसिट या हाइपर एक्टिविटी क्या है, क्योंकि हम वेट करते रह जाते हैं।
हम इंतजार करते हैं कि ये तो अभी बचपना है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बट कुछ बहुत स्पेसिफिक डेफिनेशंस हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जिससे आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये नॉर्मल चाइल्डहुड बिहेवियर है और ये पर्टिकुलर बच्चा जिसके अंदर हाइपर एक्टिविटी या अटेंशन डेफिसिट आ रहा है, इसको क्लिनिकल अटेंशन की जरूरत है या रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल की जरूरत है। ठीक है। सामान्य तौर पर बच्चे जो होता है वो कोई ना कोई गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, चाहे वो 2 साल का बच्चा हो, 3 साल का बच्चा हो, उसने अपना गोल बनाया हुआ है ना। स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में वो बच्चा है ना, जैसे आपका अगर 3 साल का बच्चा है, ठीक है, मैं मानती हूँ कि अगर वो चंचल है ना, चंचल है, लेकिन चंचल होते हुए भी घर में किसी अनजान व्यक्ति के आने पर, किसी अनजान परिस्थिति में जाने पर, स्कूल में जाने पर, ठीक है, घर के किसी बड़े व्यक्ति के आने पर, उपस्थिति में, या जिन्हें वो रोज नहीं देखता, इनकी उपस्थिति में अगर वो अपनी हाइपर एक्टिविटी को स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में, अगर वो अपनी हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है, शांत से बैठा हुआ है, किसी और चीज में एंगेज है, तो ये हाइपर एक्टिविटी नहीं होगी, भले ही वो बाकी समय पर चंचलता है उसके अंदर। अगर वो स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में, अननोन एनवायरनमेंट में, जहां ये उससे अपेक्षित नहीं है, सपोज अगर आप डॉक्टर के क्लिनिक में गए हैं, वहां एक बच्चे से अपेक्षित है कि वो चेयर पर या जो उसकी पेशेंट चेयर है उस पर बैठा रहे। 2.5 साल 3 साल बच्चा जो हाइपर एक्टिव नहीं है, केवल एक्टिव है, वो उस सिचुएशन में एक जगह पर बैठेगा, विदाउट गोल डायरेक्शन वो कोई एक्टिविटी नहीं करेगा। लेकिन हाइपर एक्टिविटी अगर पैथोलॉजिकल लेवल की होती है तो बच्चे जो होता है इस स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में भी एक जगह नहीं बैठ पाते हैं। तो हाइपर एक्टिविटी अगर उसके अंदर दिखाई दे रही है, इरिटेबिलिटी आपको उसके अंदर अगर दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन बच्चे के अंदर दिखाई दे रहा है बिना किसी कारण के, और वो बहुत कंसिस्टेंट है, ऐसा नहीं है, सभी बच्चे कभी ना कभी चिड़चिड़े होते हैं, लेकिन अगर वो कंसिस्टेंटली चिड़चिड़ा है बिना स्पेसिफिक रीजन, तो हम ये मानकर चलते हैं कि उसके अंदर ये भावनात्मक समस्या का जो है कोई ना कोई भावनात्मक समस्या मौजूद है। टेम्पर टेंट्रम है ना, बाजार में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, किसी चीज के लिए जिद करना, ठीक है, सभी बच्चे करते हैं, लेकिन उस सोशल सिचुएशन में बच्चा जो है वो जमीन पर जाना, चिल्लाना, है ना, टेंट्रम क्रिएट करना, है ना, सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना, ये सारी चीजें अगर उसके अंदर मौजूद है ना, जिद इस लेवल का है, तो हम मानते हैं कि ये एक व्यवहारिक और भावनात्मक समस्या है। बच्चा अकेले रहना पसंद कर रहा है, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, अगर वो बहुत दुखी है, किसी तरह के जिन चीजों में वो पहले रुचि ले रहा था उन चीजों में वो रुचि नहीं ले रहा है अब, तो ये सारी चीजें उसके अंदर, इवन रुचि नहीं लेना मतलब खेल कूद की एक्टिविटी में भी रुचि नहीं लेना, स्टडी खाने की चीजों में भी रुचि नहीं लेना, है ना, लोगों में रुचि नहीं, दोस्त नहीं, सारी चीजें के अंदर है, बाहर कर लेता है, वो बाहर जाते वो भी नहीं कर पा रहा है ना। तो ये जो चीजें होती हैं, डल रह रहा है बच्चा, उसके अंदर ऊर्जा की कमी आपको महसूस हो रही है अचानक से, तो ये चीजें जो हैं बच्चे के अंदर डिप्रेसिव सिम्टम्स का, यानी कि एक मानसिक या भावनात्मक समस्या का आप कह सकते हो कि लक्षण है। बस आत्मविश्वास नहीं होना, है ना, किसी भी के भी सामने जा रहे हैं, आपको ये महसूस हो रहा है कि बच्चा जो है आत्मविश्वास से भरपूर नहीं है, तो ये भी एक भावनात्मक समस्या उसके अंदर, व्यवहारिक समस्या नहीं है, भावनात्मक समस्या। इस अंतर को मैंने इसलिए पहले आपको बताया है कि आप स्वयं समझ पाए कि कौन सी इसमें हम व्यवहारिक समस्याएं हैं और कौन सी भावनात्मक समस्याएं हैं। बच्चा अगर बहुत ज्यादा रो रहा है, बिना बात के रो रहा है, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं, तो ये भी जो है उसके अंदर डिप्रेशन का जो है एक लक्षण हो सकता है। बच्चा बहुत एग्रेसिव एंड एक्सॉल्टिव है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन इतना ज्यादा उसके अंदर हो गया है कि किसी भी चीज से फेंक करके मारना, जो भी उसके हाथ में आ रहा है, अगर आप उसको कंट्रोल तो वो आपको भी फिजिकली हार्म करने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है, तो एग्रेसिव और एक्सॉल्टिव बिहेवियर है, तो ये भी सीधा सीधा एक मानसिक समस्या का या भावनात्मक समस्या का लक्षण हो सकता है। और इसके अलावा बहुत ज्यादा अगर बच्चा डरा हुआ दिखाई दे रहा है,
बहुत बार क्या होता है कि बच्चों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, किंतु ये जो लक्षण दिख रहे हैं हमें जरूर एक्सप्लोर करने की जरूरत है। तो कि बच्चे के साथ कोई अब्यूज तो नहीं हुआ है, बच्चे के साथ किसी तरह की ऐसी घटना तो नहीं हुई है जिसकी वजह से वो डरा हुआ महसूस कर रहा है। और डरा होना मतलब इतना ज्यादा डरना कि वो जिन लोगों से रोज मिलता है उनके साथ भी सामान्य व्यवहार नहीं कर रहा है, उनसे भी डरा रह रहा है, उन लोगों के साथ साथ जिनसे वो जो है कभी कभार मिल रहा है, सोशल सिचुएशन में जाने से वो डर रहा है, लाइट से वो डर रहा है, हवा से भी के झोंके से भी अगर वो डर जा रहा है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमें बताती हैं कि ये बच्चे के अंदर एक भावनात्मक समस्या का उद्भव हो रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि बच्चे के अंदर बात करते हैं, यानी कि बेड वेटिंग की बात करते हैं, या बच्चे के अंदर जो है टॉयलेट कंट्रोल नहीं होना। इसमें दो तरह की चीजें होती हैं जो आपको भावनात्मक समस्या का सीधा सीधा इंडिकेशन देती है। पहला ये कि उम्र होने पर भी हम ये मानकर चलते हैं कि लगभग 3 से 4 साल की उम्र के बीच, या उससे पहले भी, लेकिन मेडिकली अगर हम देखें तो 3 से 4 साल की उम्र के बीच बच्चे के अंदर जो है वो करता है और उसका कंट्रोल आता है। 4 से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 से 5 साल तक के बीच यूरिनेशन के बारे में वो इंडिकेट करना शुरू कर देता है। मैं मेडिकली बता रही हूँ, यूजुअली सामान्य तौर पर जिन बच्चों के अंदर कोई भावना या व्यवहार नहीं होती है वो इससे पहले बताना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी 4 से 5 साल के बीच तक जो है उसकी हो जाती है। अगर इस के बाद भी बच्चे के अंदर अगर आपको टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं दिखाई दे रही है और आप कंसिस्टेंटली उसके लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं, ये आपकी व्यवहारिक समस्या, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स ये व्यवहारिक समस्या, साथ में नॉर्मल बच्चों में भी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में भी ये भावनात्मक समस्या का बहुत सीधा सीधा लक्षण या इंडिकेशन है। हो सकता है नहीं है, तो ये भी हमको ध्यान देकर के चलना है, क्योंकि हम बहुत बार समझ ही नहीं पाते हैं कि अगर बच्चा रात में जो है बिस्तर पर पेशाब कर दे रहा है तो ये कोई इमोशनल प्रॉब्लम हो, फिजिकल प्रॉब्लम लगती है हमको, यह लगता है कि व्यवहारिक समस्या है। नहीं, ये उसके अंदर मानसिक समस्या का जो है इंडिकेशन हो सकता है। ये हो सकता है कि वो बच्चा किसी बात को लेकर के परेशान है, सभी चीजें सामान्य होते हुए भी बच्चा किसी बात को लेकर के परेशान है, उसके दिमाग पर किसी न किसी चीज का असर पड़ रहा है उसकी भावना पर, जिसकी वजह से वो ये व्यवहार कर रहा है। इसके अलावा जो है एक और चीज है जो आप लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है, खासकर बच्चों के केस में, कि एडिक्शन अगर आपको दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सुनने में अजीब लगता है कि बच्चों के लिए मैं एडिक्शन की बात क्यों कर रही हूँ, बच्चों के लिए हम नशे की बात क्यों कर रहे हैं, है ना। बच्चों में तो आमतौर पर ये चीज नहीं होती, ऐसा नहीं है, बच्चों में भी ये चीजें पाई जाती हैं, और ये बहुत ही सीधा सीधा इंडिकेशन होता है कि बच्चे के अंदर व्यवहारिक और खास तौर पर मानसिक समस्याओं का उद्भव हो रहा है, या कोई ना कोई मानसिक समस्या, भावनात्मक समस्या उसके अंदर है। अब बच्चे किन चीजों का, बच्चे को नशा तो कहीं मिलेगा नहीं, वो सिगरेट तो पिएगा नहीं, शराब तो पी नहीं लेगा, है ना। बच्चा क्या नशा करेगा ये भी हमें सोचने की जरूरत है ना। एक और इंडिकेशन है ओवर ईटिंग, है ना। फूड डिपेंडेंस अगर उसकी बहुत ज्यादा हो रही है, वो कंसिस्टेंटली वेट गेन कर रहा है, कंसिस्टेंटली आपसे डिमांड कर रहा है विदाउट एनी नीड, आप टाइम पर उसको खाना भी दे रहे हो तो कंसिस्टेंटली वो डिमांड कर रहा है। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है मैम। मैम क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी 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 मैम कंटिन्यू। यस मैम आ रही है। बात कर, ऐसा नहीं कि मैम कुछ नेटवर्क का ओरल इशू आ रहा है डिपेंडेंस, आपकी तरफ। मैम नेटवर्क का इशू है, कृपया वीडियो बंद कर ले मैम, सहज हो जाएगा आवाज आने में। अच्छा ठीक है, श्योर श्योर, मैं एक बार वीडियो बंद करके अभी क्या, स्पष्ट आवाज आ रही मैम। ठीक है श्योर श्योर। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि एडिक्शन, तो
ओरल डिपेंडेंस एडिक्शन आमतौर पर अल्कोहल अगर ले रहे हैं, ये सारी चीजें अगर ले रहे हैं, तो बच्चे के अंदर क्या हो सकता है, बच्चे के अंदर ओवर ईटिंग हो सकती है ना, ओरल डिपेंडेंस उसकी बहुत ज्यादा है। दूसरा क्या हो सकता है कि बच्चे, आप बहुत बार देखोगे कि हॉस्टल या होम सेटिंग में भी बच्चे जो है वो फ्लूइड इंक जो है, जो चीजें अवेलेबल है, स्टेशनरी आइटम है, ये फ्लूइड इंक जो है स्निफ करना, सूंघना शुरू कर देते हैं। विक्स वेपोरप जो आता है उसको सूंघना शुरू कर देते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। कफ सिरप जो है वो यूज करना शुरू कर देते हैं। तो वॉट एवर इन देयर रीच है ना, वो उसको जो है अब्यूज करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीजें भी अगर आपको दिखाई दे रही हैं चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स के साथ या चिल्ड्रन विदाउट स्पेशल नीड्स के साथ में, तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि बच्चे के अंदर किसी भावनात्मक या मानसिक समस्या का जो है आरंभ हो रहा है, प्रारंभ हो रही है। तो बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये कुछ मैंने आपको लक्षण बताए हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भावनात्मक और मानसिक समस्याएं क्या होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लक्षण हैं, बच्चों में अलग अलग तरह के मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं, है ना, लेकिन कुछ कॉमन सिम्टम्स मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। कुछ भी डाउट होगा तो वी विल टेक दैट डाउट एट द एंड ऑफ द सेशन इन डिस्कशन पार्ट, ठीक है। इसके अलावा जो है, अब हम लोग सीधा सीधा आ जाते हैं कि मैनेजमेंट क्या होगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है भावनात्मक समस्याओं की अगर हम बात करते हैं या व्यवहारिक समस्याओं की। तो पहले मैं आप लोगों को दो चीजें बताना चाहूंगी, आप चाहे तो नोट कर लो, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसको अपनी बुक्स में जाकर बाद में देख भी सकते हो, आप पेरेंट हैं तो आप शायद इसको समझ सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी केयर गिवर हैं तो, है ना। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान देकर इन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं इन कॉन्सेप्ट्स को बार बार रेफर करूंगी जब मैं मैनेजमेंट की बात करूंगी तो, ठीक है। तो पहला तो ये है कि हम ये समझें, रीइंफोर्समेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लें। रीइंफोर्समेंट में भी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है ना, कि सकारात्मक जो प्रबलन क्या है और नकारात्मक प्रबलन, नकारात्मक रीइंफोर्समेंट क्या है। तो सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को हम समझें। दूसरा जो है वो नेगेटिव अटेंशन एंड पॉजिटिव अटेंशन को हम समझ लें। तो रीइंफोर्समेंट कोई भी ऐसी चीज है जो आप बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए दे रहे हो। अब प्रोत्साहित करने वाली चीजों में सवाल ये आता है कि पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है ना। प्रोत्साहन में नेगेटिव चीज को देकर के हम कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, है ना। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की अगर मैं बात करूं तो आप रिवॉर्ड के टर्म में, पारितोषिक के अगर तौर पर, अगर आप पुरस्कार के तौर पर बच्चे को कुछ भी प्रदान कर रहे हैं किसी एक कार्य को करने के बाद, तो वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है। अगर हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं तो किसी भी सिचुएशन में कोई पर्टिकुलर फैसिलिटी ऑलरेडी बच्चे को मिल रही है और कोई भी व्यवहार को बढ़ाने के लिए आप जो है उस चीज को, आपने वो फैसिलिटी बच्चे से वापस ले ली, मैं आपको एग्जांपल देकर भी समझाऊंगी, वापस ले ली, तो इसको हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। जैसे, और ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि रीइंफोर्समेंट हम कब यूज करते हैं, कोई भी व्यवहार अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, है ना, उसकी प्रवृत्ति को, उसकी फ्रिक्वेंसी को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो हम रीइंफोर्समेंट जो है यूज करते हैं। और हमेशा ये बेहतर होता है कि हम अगर किसी व्यवहार को हटाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, आमतौर पर हम लोग पनिशमेंट यूज करते हैं, बट एज अ क्लिनिशियन या रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल हम ये एडवाइस करते हैं कि आप पनिशमेंट की जगह नेगेटिव रेनफोर्समेंट यूज करें। बच्चे को जो एडवांटेज आप दे रहे थे उसको आप विड्रॉ कर लें, आप वापस ले लें। सपोज एक एग्जाम्पल देकर अगर मैं आपको इसको समझाऊं कि बच्चा, अगर बच्चे ने, आपने ये नियम बनाया है कि बच्चा जब होमवर्क कर लेगा तो उसको आप खेलने के लिए 1 घंटा फ्री करोगे, या बच्चा कोई पर्टिकुलर टास्क पूरा कर लेगा तो आप उसको जो है कोई जो है म्यूजिक सुनाओगे, है ना, इवन कोई खाने पीने की अच्छी चीज बना कर दोगे। तो ये तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट था। बट अगर बच्चा वो चीज नहीं कर रहा है तो उसको पनिश करने की बजाय अगर आप ये सुविधा वापस ले लो, बच्चे ने होमवर्क नहीं किया और आपने उसको खेलने नहीं जाने दिया, बच्चे ने गिवन टास्क जो है वो पूरा नहीं किया है और आपने विड्रॉ कर ली, है ना, आपने उसको कुछ प्रॉमिस किया था, आप उसको विड्रॉ कर लिए, है ना, आप उसको पिकनिक पे ले जाने का प्रॉमिस किए थे, बट जस्ट यू हैव विड्रॉन दैट फैसिलिटी, है ना। तो ये नेगेटिव रेनफोर्समेंट है। तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट,
रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, ये आपको समझना बहुत जरूरी है अगर आप बच्चे की व्यवहारिक समस्याओं को बेहतर तरीके से डील करना चाहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा मैं बात कर रही थी, नेगेटिव अटेंशन एंड पॉजिटिव अटेंशन, इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अभिभावक के तौर पर, चाहे हम एक सामान्य बच्चे के अभिभावक हों या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के अभिभावक हों या टीचर हों, हम लोग ये गलती करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम बच्चे को जब कोई वो नकारात्मक कार्य कर रहा होता है तो हम उसको अटेंड करते हैं, अटेंशन देते हैं, बार बार अटेंशन देते हैं, है ना, क्योंकि हम उस चीज को हटाना चाहते हैं। बट ये अटेंशन देना ही उस समय उसके व्यवहार को बढ़ाने का कार्य कर रहा है। इसलिए हम नकारात्मक व्यवहार पर दिए गए ध्यान को हम नेगेटिव अटेंशन कहते हैं। नकारात्मक जो है आप कह सकते हो कि ध्यान कहते हैं, है ना। अगर अटेंशन पॉजिटिव है तो इसका सीधा ऑपोजिट हो जाएगा। कोई भी बच्चा सकारात्मक कार्य कर रहा है, बच्चे को हमने एक टास्क दिया है कि आपको ये बीट्स जो है इसमें लगानी है, बच्चा वो कार्य कर रहा है और हम जो है उस पर ध्यान दे रहे हैं, तो ये हो गया पॉजिटिव अटेंशन। अच्छा, यूजुअली होता क्या है, होता ऑपोजिट है। बच्चा अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा होता है तो हम निश्चिंत हो जाते हैं और हम अपने कार्य में लग जाते हैं, अपनी चीजें करने लगते हैं और हम उसके पॉजिटिव जो चीज है, पॉजिटिव व्यवहार है, सकारात्मक व्यवहार है, उसको हम अटेंड नहीं करते हैं। तो क्या हुआ, वो चीज अनअटेंडेड रह जाती है और धीरे धीरे वो अच्छा व्यवहार विलुप्त हो जाएगा बच्चे के अंदर। बच्चा अगर कुछ, जैसे उसने कुछ बुरा काम किया, हम तुरंत, है ना, वो बीट्स लगा रहा था धागे के अंदर और पिरो रहा था वो मोतियों को, लेकिन क्या हुआ, हम तब तक अपना काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो छोड़कर वहां से हटा या उसने उन बीट्स को फैलाना शुरू कर दिया, हमने ध्यान दे दिया, ये क्या हुआ, ये नकारात्मक ध्यान गया। तो जब वो अच्छा काम कर रहा था हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, जब उसने कोई नकारात्मक काम किया उस पर हमने ध्यान दिया, तो इससे उसका नकारात्मक व्यवहार, अगर वो आपका अटेंशन चाहता है तो उसका नकारात्मक व्यवहार बढ़ेगा। अगली बार अगर आपका ध्यान उसको चाहिए होगा तो वो किसी न किसी तरह का नकारात्मक कार्य करके आपसे ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेगा और नकारात्मक कार्य करना उसके व्यवहार का हिस्सा हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है अगर हम पेरेंट हैं, अगर हम रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल हैं, स्पेशल एजुकेटर हैं, ठीक है, इवन अगर हम स्टूडेंट हैं और हम आगे आने वाले स्पेशल एजुकेटर हैं तो। सो ये कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग मैनेजमेंट पर आते हैं और ये मैनेजमेंट मैं बेसिकली उन पेरेंट्स को फोकस करके जो है बता रही हूँ जो पेरेंट्स इस समय घर पर पेंडेमिक की सिचुएशन में अपने चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को जो है टैकल कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये कुछ आप कह सकते हो ना कि कुछ टेक होम मैसेजेस हैं, है ना, बहुत सिंपल टेक्निक, सिंपल चीजें हैं या टेक होम मैसेज है जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ मैनेजमेंट के तौर पर। पहला तो सबसे पहले ये जरूरी है कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की अगर हम इस समय केयर कर रहे हैं तो हम उसकी स्ट्रक्चरिंग करें, उसके एनवायरनमेंट की। मैम वी आर नॉट एबल टू हियर योर वॉइस। जस्ट 1 मिनट में मैम की वॉइस हम लोगों तक आ जाएगी। कुछ टेक्निकल रीजन है, इधर वेदर का भी कुछ मामला है जिसके कारण से तकनीकी समस्या के कारण कुछ ऐसे आवाज डिस्कनेक्ट जा रहा था। तो टाइम डेली शेड्यूल, नागेश जी किसी तरह का डिसरप्शन है क्या आवाज में मेरी? नहीं, आवाज बीच में रुकी थी मैम, लेकिन अभी कंटिन्यू है, आप बोलो। अच्छा ठीक है, ओके। तो मेरे ख्याल से मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही होगी, इतनी डिस्ट्रैक्शन तो नहीं होगी ना, डिस्टर्बेंस? जी नहीं मैम, आप कंटिन्यू करें प्लीज। ठीक है, ओके राजेश। तो डेली शेड्यूल बनाना है ना, डेली शेड्यूल बनाने से क्या होगा, आप स्ट्रक्चरिंग कर लेंगे उसकी पूरे डे की और पूरे एनवायरनमेंट की। कहने के लिए बहुत छोटी सी चीज है बट इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि आप उसके पूरे एनवायरनमेंट को स्ट्रक्चर कर रहे हैं। क्योंकि कल बच्चे को ये पता था कि एक के बाद, क्यों ना उसका ना एंटिसिपेशन में बहुत सारी चीजें बच्चा करता है ना। अब उसको पता है कि ठीक है अगले 2 घंटे उसके खेलने में जाने वाले हैं, अगला 1 घंटा उसकी पढ़ाई में जाने वाला है ना, तो वो उस हिसाब से अपना माइंड मेकअप कर लेगा।
तो ये बहुत जरूरी है आपको स्ट्रक्चर करना। वो एंटिसिपेशन में ही अपने बिहेवियर को मैनेज करना शुरू कर देगा कि यस नाउ आई विल बी एंगेज्ड इन समथिंग, ठीक है। तो ये एंटिसिपेशन में जो वो अपने आप को एंगेज करेगा तो इससे उसकी व्यवहारिक समस्याएं जो है बहुत कम हो जाएंगी, है ना। उसको पता होगा कि अब नेक्स्ट उसको क्या करना है, तो उसके लिए भी डिफाइंड हो जाएगा एनवायरनमेंट या उसका रूटीन या डेली रूटीन। तो ये स्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बिल्कुल जैसे बहुत नियम से हम पूजा पाठ सारी चीजें करते हैं ना, वैसे ही आप कोशिश करिए कि आप स्ट्रक्चरिंग जो है करिए उसके डेली रूटीन की। हाँ, हॉलीडेज को आप उसमें स्किप कर सकते हैं, वो आप वैसा ही रख सकते हैं जैसा आप पेंडेमिक सिचुएशन के पहले रखते थे। देन अदर थिंग इज रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। अभी अभी मैंने आप लोगों को रेनफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है, स्पेशली पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चा अगर कोई पर्टिकुलर जो है चीज कर रहा है, कोई भी पॉजिटिव बिहेवियर कर रहा है, तो वो आपसे जो है छूटना नहीं चाहिए, आपको रेनफोर्स करना है उसके पॉजिटिव बिहेवियर को। तो बच्चे को ये पता होगा कि यस जो मैं कर रहा हूँ वो एक अच्छा काम है और मुझे इसको कंटिन्यू करना है। अगर आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे उसके उस बिहेवियर को, तो वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन के बाद वो व्यवहार, वो सकारात्मक व्यवहार उसके जो है व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं रहेगा, क्योंकि उससे उसको कोई फायदा नहीं हुआ। ये बहुत जरूरी है। अगर हम रिकॉग्निशन रिवॉर्ड की छोटी छोटी चीजों को आप रिवॉर्ड करने की कोशिश करिए। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको एग्जाम्पल दे करके ये समझाऊंगी। जैसे मान लीजिए कि आप बच्चे को लिखना सिखाना चाहते हैं, है ना। तो लिखना सिखाने में आप सबसे पहले क्या सिखाओगे, उसको पेंसिल पकड़ना सिखाओगे कि सही तरीके से पेंसिल कैसे पकड़ी जाती है, कॉपी सीधी कैसे रखी जाती है ना। तो जब आप अगले दिन उसको जो है लिखना सिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि वो ए बनाना जो है रैंडम, मतलब बिल्कुल अचानक से सीख गया, नहीं। आप एक एक चीज सिखाएंगे। तो सबसे पहले पेंसिल पकड़ने, अगर वो पेंसिल होल्ड करना सीख रहा है, इवन अगर अंगूठे उंगलियों के बीच ना पकड़कर भी अगर वो पेंसिल को थोड़े गलत तरीके से भी पकड़ रहा है लेकिन उसकी दिशा सही जा रही है, तो आप उसके उस पर्टिकुलर बिहेवियर को रीइंफोर्स करेंगे ताकि वो मोटिवेट हो कि उसको पेंसिल अब उसको दोनों उंगलियों या अंगूठे के बीच में पकड़नी है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है और वो किसी ऑल्टरनेटिव तरीके से पेंसिल को एडजस्ट करके पकड़ने की कोशिश कर रहा है, आप उसको भी रीइंफोर्स करेंगे। अगर वो आपके तरीके से नहीं पकड़ पा रहा है, आप जानने की कोशिश करिए कि किसी तरह की कोई स्टिफनेस या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर है तो आप उसको फ्री रखिए कि वो अपने तरीके से चीजों को कर पाए। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था कि आप एक छोटी सी चीज को आइडेंटिफाई करते हुए कैसे आप उसको रेनफोर्स या रिवॉर्ड करेंगे। वो रेनफोर्समेंट कुछ भी हो सकता है, दैट कैन बी अ वर्बल रेनफोर्समेंट ऑल्सो, कि आपने उसको शाबाशी दी, आपने ताली बजाई उसके लिए, क्लैप किया उसके लिए। तो ये बहुत सिंपल चीजें होती हैं जो उसको मोटिवेट करेंगी उसी दिशा में आगे कदम व्यवहार बढ़ा करके आप द्वारा सिखाए जाने वाले व्यवहार को सीखने के लिए, है ना। तो रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यू कैन से कि इस सीरीज मतलब इस रीडायरेक्शन, है ना, नई दिशा देना किसी व्यवहार को। नई दिशा जो है वो हम कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कि बच्चा चिल्ला रहा है, ठीक है, तो बच्चे को के चिल्लाने पर सजा देने की बजाय अगर आप उसको कुछ और करने के लिए उस समय दे दें और कुछ और करने के लिए प्रोत्साहित करें। सर वो फाइल हमको दे दिया, हम तो Ma'am, ये can you उसके please give लिए an सकारात्मक, example? ये उसके लिए एक सकारात्मक जो है, हाँ श्योर, आई श्योरली। जैसे मान लीजिए कि बच्चा मान लीजिए कि चिल्ला रहा है, ठीक है, हम लोग यूजुअली यहाँ पर हैबिट रिवर्सल टेक्निक यूज करते हैं। मैंने पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था आपको बच्चे के फूकने का, और स्क्रीमिंग की बच्चे की अगर हम बात कर रहे हैं, वो चिल्लाना नोचना खसोटना कर रहा है और उसमें उसके हैंड भी इन्वॉल्व है, उसका माउथ भी इन्वॉल्व है। तो व्हाट यू कैन डू, उस टाइम पर आप उसको म्यूजिक सुनने के लिए प्रोत्साहित, जो बच्चे के इंटरेस्ट का काम है ना, वी हैव टू फाइंड आउट
these alternative behaviors for each and every children, है ना। एक के लिए वो म्यूजिक सुनना हो सकता है, दूसरे के लिए वो जंपिंग हो सकता है, तीसरे के लिए वो शाउटिंग जो है वो सिंगिंग हो सकती है ना। चौथे के लिए वो डांसिंग हो सकता है, किसी और बच्चे के लिए वो कोई प्ले एक्टिविटी और तरह की हो सकती है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जिन पर्टिकुलर मसल्स को यूज करते हुए, बॉडी पार्ट्स को यूज करते हुए वो नकारात्मक व्यवहार कर रहा है, उसको आप उन्हीं बॉडी पार्ट्स को यूज करते हुए किसी सकारात्मक व्यवहार में परिवर्तित कर सकते हैं और उसके लिए आप उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि थोड़ा क्लियर हुआ होगा आपको ये रीडायरेक्शन जो है मैं बताने की कोशिश जो कर रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के साथ अगर आप घर में हैं और उनका सिबलिंग है ना, छोटा या बड़ा भाई बहन है या उनकी एज ग्रुप से मिलता जुलता कोई बच्चा है, आप उनकी भी हेल्प कर सकते हो और ले सकते हो उस बच्चे को एंगेज करने के लिए। इससे दो चीजें होंगी। पहला तो ये है कि आपको थोड़ी देर के लिए रिलैक्स मिलेगा। दो क्या इवन तीन चीजें होंगी। पहला तो ये है कि आपको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, दूसरा ये है कि उन दोनों सिबलिंग्स के बीच में बॉन्डिंग अच्छी होगी, है ना। जो एक बच्चा है आपके साथ में जो स्पेशल नीड बच्चा नहीं है, कई बार वो हमसे इग्नोर हो जाता है क्योंकि उसकी आवश्यकताएं थोड़ी कम है इस जो है स्पेशल नीड बच्चे से, तो वो इग्नोर हो जाता है। तो जब आप उसको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करोगे तो उसके अंदर का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप होगा। उसके अलावा इनकी बॉन्डिंग अच्छी होगी और साथ में वो चूंकि एक उम्र के हैं तो वो आपके इस बच्चे के इंटरेस्ट को समझते हुए उसके साथ खेलना या उसके साथ कोई एक्टिविटी करेगा। तो आप उस बच्चे को स्वयं से अलग भी किसी और को प्रोत्साहित कर सकते हो समय देने के लिए, ताकि जो एक रास्ता है उसके शेड्यूल में एक व्यक्ति के साथ वो समय बिता रहा है वो थोड़ा जो है वो कम हो पाए। सिबलिंग्स सबसे अच्छे हैं, अगर सिबलिंग्स नहीं है तो फैमिली के किसी और मेंबर की आप सहायता ले सकते हैं। अगल बगल के बच्चे अगर आपके घर में आते हैं तो आप उनकी भी सहायता ले सकते हैं, उनको भी प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनकी मदद उनके पेरेंट्स से बातचीत करते हुए करके। इसके अलावा इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम की हम बात करते हैं। डेफिनेटली ये एक स्पेशल एजुकेशन सेटिंग में बनने वाला प्रोग्राम है जो स्पेशल एजुकेटर आपको देता है, बट आप अभी इस समय देख रहे हैं कि सभी लोग अपनी ऑनलाइन सुविधाएं दे रहे हैं, है ना। तो जो इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, जो पर्टिकुलर प्रोग्राम आपका बच्चा स्पेशल स्कूल जाने पर फॉलो करता था, आप उसके स्पेशल एजुकेटर से वो प्रोग्राम ले सकते हैं। कुछ होम बेस्ड मॉडिफिकेशंस के साथ में आप उसको यूज कर सकते हैं। आपके स्पेशल एजुकेटर आपको गाइड कर सकते हैं ओवर द वीडियो कॉल, है ना, कि आप कैसे मॉडिफिकेशंस के साथ वो इंडिविजुअल एजुकेशन जो प्रोग्राम है आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे घर की सेटिंग, है ना। तो आप रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं अपने रूम को, अपने बच्चा जहाँ रहता है वहाँ उसको, उस सेटिंग को, और आप थोड़ा सा एनवायरनमेंट ऐसा बना सकते हैं, एक घर का कोना ऐसा बना सकते हैं जहाँ वो उसी तरह का एनवायरनमेंट उसको मिले जो उसको स्कूल जाने पर मिलता था, और वहाँ पर आप ये होम बेस्ड इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना और इसको बेहतर तरीके से स्पेशल एजुकेटर की मदद से इम्प्लीमेंट करना, है ना। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे चीज़ों की हम बात करते हैं, जैसे मैं नेगेटिव रेनफोर्समेंट की बात कर रही थी, तो डेफिनेटली आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का हमेशा ध्यान रखना है ना। क्योंकि बच्चा जब घर में है चिल्ड्रन से स्पेशल नीड, तो उसकी सेफ्टी हमारे लिए बहुत बड़ा इशू होता है ना, कि किसी चीज़ से वो अपना हाथ न जला ले, कोई खतरनाक चीज़ न छू ले। तो नेगेटिव अटेंशन में आपको हमेशा देते समय ये ध्यान रखना है कि आप उन्हीं चीज़ों को इग्नोर करिए जिन चीज़ों को इग्नोर किया जा सकता है, उन चीज़ों को आप कतई इग्नोर मत करिए जो बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं, उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, है ना। इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट में हाथ डालना, चूल्हे के पास जाना, गैस नॉब को खोलना, है ना, पंखे के बीच में हाथ डालना, ये सारी चीज़ों को हमको उसको बताना है। आप अपने स्पेशल एजुकेटर की भी मदद ले सकते हैं कि फ्लैश कार्ड की मदद से आप कैसे इन चीज़ों की भयावहता को आप उनको समझाएंगे। ठीक है, तो सेफ्टी सिक्योरिटी का हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ये तो कुछ टेक्निक थी, कुछ चीज़ें और टेक्निक थी जो बच्चे के टेंट्रम को, उसके बिहेवियरल इश्यूज को कम कर सकती हैं और उसके अंदर अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित कर सकती हैं। इसके अलावा जो हम मेंटल हेल्थ इश्यूज की बात कर रहे थे, इमोशनल वेलबींग की बात कर रहे थे इन बच्चों के, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, है ना। बच्चे को आप
उनके इंटरेस्ट की एक्टिविटीज में जो है वो इन्वॉल्व करिए। बच्चा अगर किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, बहुत सिग्निफिकेंट उसके इमोशनल चेंजेस आपको अगर दिखाई दे रहे हैं, तो आप किसी क्लिनिकल जो है प्रोफेशनल की हेल्प जरूर लीजिए। आप किसी साइकियाट्रिस्ट की या किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, जैसे डिप्रेशन के एग्जांपल मैंने आपको पहले दिए हुए हैं, लेकिन अगर बच्चे को बहुत घबराहट हो रही है, बच्चे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो आप किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की मदद ले सकते हैं रीजन फाइंड आउट करने के लिए कि बच्चे के साथ क्या कोई अनहोनी घटना हुई है, किसी तरह का अब्यूज हुआ है, कोई चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज तो नहीं हुआ है बच्चे के साथ में, कोई कंसिस्टेंटली उसको अब्यूज तो नहीं कर रहा है ना, कोई उसको चिल्लाना या डांटना या इस तरह की बहुत ज्यादा डराने वाली चीजें तो नहीं कर रहा है उसके है उसके स्कूल में जब जाता था तब, या उसके आस पड़ोस में घर में कोई ऐसा फैमिली मेंबर तो इस तरह की चीजें नहीं कर रहा है। तो क्या आपको फाइंड आउट करके आपको क्लिनिकल प्रोफेशनल की हेल्प वहाँ लेनी होगी इन चीजों को मैनेज करने के लिए। एंड अगर सीवियर लेवल पर समस्याएं होती हैं ये इमोशनल, तो बहुत बार हम लोग मेडिकेशंस भी रिकमेंड किए जाते हैं साइकियाट्रिस्ट के द्वारा बच्चों को माइल्ड लेवल पर, ताकि उनकी इन समस्याओं को थेरेपी से डील करने का हमें थोड़ा समय मिल जाता है ना। चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटी जो है, चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटी में हम बहुत ज्यादा इस तरह के इमोशनल इश्यूज देखते हैं, मानसिक समस्याएं देखते हैं, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा है ना, एक छोटा सा बच्चा 6-7 साल का बच्चा जिसको कंसिस्टेंटली पेरेंट ये मानकर चल रहे हैं कि वो टेम्पर टेंट्रम कर रहा है, वो जिद्दी हो गया है, वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है और दिन भर उसको पनिशमेंट दी जा रही है इन चीजों के लिए, स्कूल में भी उसके टीचर्स यही समझ रहे हैं। एंड बच्चा स्टडीज में इंटरेस्ट इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि स्टडीज उसको समझ में नहीं आ रही है। बच्चा लिखना इसलिए नहीं चाह रहा है क्योंकि उसको शेप्स समझ में नहीं आ रहे हैं उसके हिसाब से, ड्यू टू सम न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, है ना। तो वो कहाँ मैनिफेस्ट करेगा इन चीजों को, या तो वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा या बहुत ज्यादा विड्रॉन हो जाएगा अपने एनवायरनमेंट से, है ना। तो उसके अंदर डिप्रेशन, यू कैनॉट इवन इमेजिन। जब मैं आपको छोटा सा एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी यहाँ पर कि जब मैं ट्रेनिंग के दौरान एक बार चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज में थी एंड आई वाज डूइंग द असेसमेंट ऑफ, मैं एक छोटे 7 साल के बच्चे का लर्निंग डिसेबिलिटी असेसमेंट कर रही थी। एंड मतलब मदर और पेरेंट्स में तो एक्सेप्टेंस का ये लेवल था कि मदर तो उसको लेकर आई थी कि हाँ कोई इशू हो सकता है, शी हैज दैट मच ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बट फादर ने तो टोटली डिनाई कर दिया था कि ये बच्चा हाथ से निकल चुका है, हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना। एंड दैट बच्चा वो पूरे टाइम पर मेरे साथ 4 घंटे असेसमेंट के लिए बैठा रहा। उसने कोई हाइपर एक्टिविटी उनका मेन इशू था, है ना, मेन चीज थी, मेन कंप्लेंट थी, चीफ कंप्लेंट थी। बिल्कुल भी उसने किसी तरह का टेंट्रम क्रिएट नहीं किया। 4 घंटे वो मेरे साथ में बैठा रहा, एक्टिविटीज करता रहा, बीच बीच में मैं उसको ब्रेक दे रही थी। बट सडनली जब मैंने उसकी भावनाओं के बारे में उसने पूछना शुरू किया और मैंने पूछा कि बेटा आपको क्या प्रॉब्लम होती है घर पर, तो उसने मुझे बोला कि मुझे हर चीज के लिए रोका जाता है, मैं क्या करूं अगर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ पढ़ाई को। तो फिर मैं शरारत करता हूँ, फिर मैं क्या है कहीं चढ़ने की कोशिश करता हूँ, मैं भागने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बेचैनी होती है जब मुझे पढ़ाई के लिए बैठाया जाता है, तो क्योंकि मैं वो कर नहीं पाता हूँ। और मुझे अब तो ऐसा, वो 7 साल का बच्चा मुझे ये स्टेटमेंट दे रहा है कि मुझे अब तो ऐसा लगने लगा है कि इससे अच्छा तो मैं मर जाता। So it was so, मतलब even being a clinician, it's such a disturbing thing for you कि एक 7 साल का बच्चा जो खेलने कूदने की उम्र में है, वो आपको ये बता रहा है कि काश वो मर जाता। So it's a very significant indication of depression, childhood depression, है ना। तो लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चों में इस तरह की वो मैनिफेस्ट भी करते हैं, वर्बली भी मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई देती हैं। तो बच्चा अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स आपको दे रहा है तो आप प्लीज उनको इग्नोर नहीं करें, ये नहीं सोचे कि वो किसी सुन करके ऐसा कह रहा है। प्लीज आप ऐसी सिचुएशन में उसको किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से जरूर कंसल्ट करें, है ना। तो ये कुछ चीजें थी जो मैनेजमेंट में मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी और कुछ अवेयर करना चाह रही थी मेंटल हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड जो सिम्टम्स बच्चों में है। अब आप अपने सवाल जरूर पूछ सकते हैं। आई होप कि मैं ऑडिबल हूँ। नागेश जी, आप अगर क्वेश्चन इनबॉक्स में कुछ क्वेश्चन हो तो हम ले सकते हैं, तो और कोई और अगर कुछ पूछना भी चाहता है तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं।
आप सभी प्रतिभागियों में से अगर किसी प्रतिभागी को अपना कोई प्रश्न रखना है तो मैम के समक्ष कोई एक अपना माइक अनम्यूट करके आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। आज के विषय से संबंधित अगर कोई प्रश्न आपके पास है, जैसा मैं देख पा रहा हूं कि चैट बॉक्स में अभी तक मैम कोई ऐसा प्रश्न आया नहीं है। एक प्रश्न हेलो, उन्होंने हाँ, किया मैं है भी लेकिन वही देख रही हूँ, विस्तार हो रहा है वो। हम्म, सरिता जी, हेलो सरिता जी जी, आप कुछ नमस्कार पूछना चाह रहे हैं? जी जी। मैम, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करती हूँ, SOS चिल्ड्रन विलेज। यहाँ ऑर्फन्स बच्चे हैं और ये भी मेंटली रिटायर्ड है। भी हैं, हैंडीकैप भी हैं। बस यहाँ पर मेंटली रिटायर्ड बच्चों में बिहेवियर प्रॉब्लम बहुत है। अक्सर ये होता है कि एक्चुअली क्या ये बहुत बड़ा फील्ड है यहाँ पर। तो यहाँ जंगल एरिया है, तो बच्चे जंगल की तरफ चले जाते हैं और कभी कभी अपने आप बाल को मतलब निकाल के खाने लगते हैं। मतलब इस तरह की बिहेवियर प्रॉब्लम आती है। तो मैम ऐसी क्या सिचुएशन आती है कि ये ऐसा होता है और हम क्या करें मैम? प्लीज। देखो, बाल को निकाल कर खाना, स्किन को निकाल कर खाना, ये पर्टिकुलर एक साइकाट्रिक कंडीशन है ना। बाल को निकाल कर खाना ट्राइकोटिलोमेनिया हम लोग इसको कहते हैं, है ना, जिसमें बच्चे अपने ही बाल को नोच करके खाते हैं या नोच करके फेंकते हैं। मतलब वो इस लेवल तक होता है कि वो सिर का पर्टिकुलर हिस्सा गंजापन का शिकार हो जाता है ना, वहां से बाल बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। ठीक है, देखो पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना है, क्योंकि देखो क्या होता है इस तरह की सेटिंग, अगर हम जहाँ विलेज की बात कर रहे हैं या SOS विलेज है जहाँ बहुत सारे बच्चे एक साथ रह रहे हैं, है ना, तो कुछ बच्चों में पर्टिकुलरली ये समस्याएं होती हैं और कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो देखकर सीख लेते हैं इन चीजों को, है ना। तो आपको ये फाइंड आउट करके रखना है कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो है देखकर सीख रहे हैं। आप उनको थोड़ा सेपरेट करने की कोशिश करेंगे पहले तो, ताकि उनके अंदर जो है इस व्यवहारिक समस्याएं, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से थोड़ा अलग रहेंगे तो अपने आप कम हो जाएंगी, ये उनके अंदर से आने वाली समस्या नहीं है। अब वो बच्चे जिनको वाकई कोई साइकाट्रिक इश्यूज है, तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे बच्चे के अंदर अगर मिर्गी का दौरा आ रहा है तो उसके अंदर ये समस्याएं हो सकती हैं। तो आपको एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साथ में ही साइकाट्रिस्ट की वहां पर मदद लेनी है उनके इन चीजों के मैनेजमेंट को ले करके। दूसरा क्या है, जैसे बच्चे जंगल की तरफ चले जा रहे हैं ना, बहुत बड़ा एरिया है, तो मैंने वही कहा कि आप कोशिश करिए कि उनको स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें। आप SOS विलेज में रहने वाले बच्चे को नहीं, आप घर में रहने वाले बच्चे को भी अगर थोड़ा फ्रीडम दे देंगे ना, तो वो घर से बाहर रोड पर निकल करके घूमेगा, है ना। तो अगर हम उसको किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो कोशिश ये करनी है कि हम उनको स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें। वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो सकती हैं। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के अलावा अगर वो बच्चे इस फिजिकल कंडीशन में है कि वो कुछ काम कर सके, है ना, तो आप उसमें भी अपने हायर अथॉरिटीज की परमिशन लेकर के उनको कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। आप टीम बना सकते हैं उन बच्चों की जो उसमें सबसे बेहतर कंडीशन में है, उसके साथ में आप टीम बना सकते हैं उनकी। ठीक है, तो जिसमें एक टीम लीडर हो सकता है। मैं सिंपल आपको कुछ सजेशंस दे रही हूँ, है ना, लेकिन आप उनको टीम बनाइए, उनको कुछ चीजों में, जैसे गार्डनिंग है, पौधे की देखभाल है ना, क्योंकि देखो डांस है, म्यूजिक है, पढ़ना है, ये एक समय तक सीमित है, उनको उसके अलावा भी कुछ चीजें करने को चाहिए। तो पौधे की देखभाल है ना, किसी एक बच्चे को आपने एक पौधा अलॉट कर दिया, दूसरे बच्चे को दूसरा गमला अलॉट कर दिया, तो वो उसमें जो है उसे पानी देना, उस पौधे की केयर करना उसका काम है। तो आप बच्चों को अगर इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में लगाएंगे, कुछ बच्चे किचन में हेल्प कर सकते हैं, है ना, कुछ बच्चे नाश्ता सर्व करने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों में भी हमको उनको इन्वॉल्व करना है। इट्स नॉट लाइक दैट कि स्कूल में केवल एक्टिविटी कर ली और उसके बाद फिर वो फ्री हो गए। ठीक है, तो जैसा हम घर में बच्चों को घर के कार्यों में इन्वॉल्व करते हैं, ऐसे ही SOS विलेज के कार्यों में भी आप उनको इन्वॉल्व करें। जितना वो व्यस्त रहेंगे उतना ही उनका इन चीजों पर ध्यान कम जाएगा जो आप प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, है ना। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम एक प्रश्न आया है नवनीत कुमार जी का कि ADHD बालकों के लिए क्या मेडिटेशन सहायक हो सकता है, अगर हो सकता है?
एक्चुअली एडीएचडी की अगर हम बात करें ना बच्चों में, तो बड़े भी अगर एडीएचडी होते हैं ना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टीच देम द मेडिटेशन बोल रहे हैं या मेडिकेशन बोल रहे हैं, पहले ये मुझे थोड़ा सा कंफर्म करिएगा। मेडिटेशन मैं इनबॉक्स में ही देख लेती हूँ। मेडिटेशन है ना, ध्यान की बात कर रहे हैं आप। ओके, देखिए एडीएचडी बच्चों को ना मेडिटेशन या ध्यान सिखाना ही अपने आप में एक चैलेंज है ना, बहुत मुश्किल होगा, वो बैठ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि पहले आप दूसरी टेक्निक से, कुछ और व्यवहारिक जो टेक्निक्स हैं, और साथ में आप चिकित्सकीय मदद से उसको थोड़ा शांत करने की कोशिश करें। उसके बाद आप उनको ये चीजें सिखाएं, क्योंकि बहुत बार एडीएचडी बच्चे में मेडिटेशन अगर आप कराने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके अंदर एंजाइटी हो सकती है उस सिचुएशन, क्योंकि वो कर नहीं पाएगा उस चीज को, है ना। और जब भी हम कोई चीज कर नहीं पाते हैं तो हमें घबराहट होती है। तो पहले आप उसको स्टेबल करें, फिर आप इन चीजों में जो है उसको लगाएं। और बेहतर है कि आप उसको ना फिजिकल एक जगह बैठाकर मेडिटेशन करने के बजाय आप उसको फिजिकल एक्टिविटी में, जैसे योग, एक्सरसाइज, एरोबिक, इस तरह की चीजों में अगर आप उसको लगाएंगे ना, तो उसकी एनर्जी जो है ना वो ज्यादा बर्न होगी या चैनलाइज होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। समय की सीमा है और आपके कार्यक्रम निरंतर लगे हुए हैं, उसको देखते हुए अब मैं इस कार्यक्रम को भारती जी आपसे निवेदन है, कृपया प्रश्न को CRC लखनऊ को आप मेल कर दें, हम उत्तर आपको मेल के द्वारा प्रेषित कर देंगे। मैम के और भी कार्यक्रम है, उसको देखते हुए मैं कार्यक्रम की अगली पंक्ति में बढ़ते हुए आदरणीय श्री विकास मिश्र जी को आमंत्रित करता हूं कि आए और आज के कार्यक्रम में अपनी विशेषज्ञता हमारे बीच रखने हो। मैम का धन्यवाद ज्ञापन और सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापन। श्री विकास मिश्र जी। धन्यवाद नागेश सर। आज की इस संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित आदरणीय प्रगति पांडे मैडम को सादर प्रणाम करता हूं, और आज के इस वेबिनार में अपना व्याख्यान देने के लिए मैं मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मैडम ने अपने व्यस्ततम समय में से हमारे लिए समय निकाला और सदैव की तरह एक विस्तृत रूप में विषय पर अपने विचार रखे और अनुभवों के द्वारा हम लोगों को बताया कि किस तरीके से हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से ही आज के विषय पर मैडम ने जो बताया है, हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं वो जरूर अपना ज्ञान वर्धन कर पाए होंगे और जरूर उसे अपनी फील्ड में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो आदरणीय मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, मैं धन्यवाद की कड़ी में धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली की निदेशिका महोदया आदरणीय स्मिता जयवंत मैडम का, जिनके मार्गदर्शन में हम इस तरीके के वेबिनार लगातार आयोजित कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा CRC लखनऊ के निदेशक महोदय आदरणीय श्री रमेश पांडे सर का, जिनके नेतृत्व में हम इस तरीके के वेबिनार आप सभी के समक्ष लगातार हर दिन पिछले कुछ महीनों से लेकर आ रहे हैं। पूरे कोविड पैंडेमिक के समय में हम लोगों ने इस तरीके के वेबिनार वेब संगोष्ठी आप लोगों के समक्ष आयोजित की हैं CRC लखनऊ के पटल से। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे जितने भी कोऑर्डिनेटर आज के इस वेबिनार में रहे, उन सभी कोऑर्डिनेटर का, क्योंकि ये एक टीम स्पिरिट है और इस टीम स्पिरिट के द्वारा ही इस तरीके के आयोजन को सफल बनाया जा सकता है। आप सभी कोऑर्डिनेटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे IT एक्सपर्ट का, जो कि लगातार हमारे साथ किसी भी आयोजन को करवाने के लिए, सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं और लगातार हमारा साथ दे रहे हैं। हमारे IT एक्सपर्ट सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं जो हमसे लगातार हमारे सभी वेबिनार में हमसे जुड़ते रहते हैं और हमारे जो भी विषय होते हैं उनके लिए हमें अभिप्रेरित करते रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग हमारे लिए प्रचार प्रसार का माध्यम हैं
और लगातार सीआरसी लखनऊ की एक्टिविटीज को गांव-गांव तक, जन-जन तक ले जाने में हमारा साथ दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सीआरसी लखनऊ की रचनात्मक गतिविधियां निरंतर आप सभी के समक्ष इन्हीं भावों के साथ आती रहेंगी। मैं पुनः आदरणीय प्रगति पांडे मैम को सादर प्रणाम करता हूं और आज के कार्यक्रम हेतु आमंत्रण स्वीकारने और अपना बहुमूल्य समय हमारे बीच देने और अपनी विशेषज्ञता को हमारे बीच रखने हेतु सीआरसी परिवार की तरफ से मैं आपको सादर प्रणाम, वंदन और अभिनंदन करता हूं। सभी प्रतिभागियों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम यहीं पे पूर्ण होता है। आप सभी थैंक यू नागेश जी, अनविका जी। थैंक यू मैम। आप सभी फीडबैक फॉर्म को विधिवत भरें जिससे हम सर्टिफिकेशन आपको ससमय कर पाए। आप सभी लेफ्ट हो सकते हैं। कार्यक्रम यहीं पे पूर्ण होता है। सभी का शुभ हो।